ठीक, चलो बैठ जाओ। देखो पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ होता है, जैसे एक होता है पूर्णकालिक और दूसरा क्या है आंतरिक। यही है कि पूछा जाए जो अभी प्रस्तुत किया गया है वो किस तरीके का बजट है, अंतरिम बजट। बात समझे? और अंतरिम बजट और पूर्णकालिक का मतलब क्या होता है मालूम है? नहीं, देखो जब अपनी भाषा में समझा करो, बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें जेएनयू में जाके स्पीच नहीं देना है कि मान्यता नगरी करना है। जिस भाषा में आपका जिस एटमॉस्फेयर में जन्म हुआ है उसी के अकॉर्डिंग समझो, सारी बात समझ में आ जाएगी। यही बात हमको सही भी लगती, चाहे जो पढ़ाए इंसान, कम से कम वो बात बच्चों को समझाओ जो उनकी एक लेवल की है। सीधी सी बात है, अंतरिम बजट की डेफिनेशन इकोनॉमिक्स देने की आवश्यकता नहीं है। अंतरिम बजट तब पेश किया जाता है जब इलेक्शन होने वाला हो तब। इतना तो समझ ही रहे हो। कहने का मतलब है, देखो स्टार्टिंग में जैसे मान लीजिए 28 फरवरी, ठीक है, 28 फरवरी को पंडित जवाहरलाल नेहरू, इतिहास में हम लिखा देंगे, परेशान ना हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत का बजट कब प्रस्तुत किया जाएगा, 28 फरवरी को। लेकिन थोड़ा सा 2017 में वर्तमान सरकार ने इसके समय को निर्धारित परिवर्तित कर दिया। इसने क्या कर दिया था, 1 फरवरी और 31 जनवरी को सरकार ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक सर्वे जो होता है भारत देश का, आर्थिक सर्वे किया जाए 31 को, 1 फरवरी को भारत का बजट पेश किया जाए। ठीक, अब इलेक्शन होने वाला, एक दिमाग में एक साइकोलॉजिकल चीजें बैठा लो कि अंतरिम बजट वह बजट होता है जो कम समय के लिए होता है। कम समय का मतलब होता है जब इलेक्शन होने वाला हो, और सभी को मालूम है इलेक्शन होने वाला है, कितने दिन, 2 महीने 3 महीने बचे हैं। तो ये अंतरिम बजट की जो समय सीमा होती है, टाइम पीरियड, इसकी समय सीमा वो बहुत कम होती है। अब इतना आपको जोड़ लो, फरवरी में आया है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, संभवतः मई में 15 तारीख तक 16 को लेना है शपथ, 15 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाएगा। तो सरकार मान लो बदल जाए। अंतरिम बजट की व्यवस्था अगर अंग्रेजों ने की, देश में तो ऐसा नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अगर इसको डिफाइन किया अलग 2-2 भागों में, तो मतलब ये था, मान लीजिए जैसे बीजेपी की सरकार है वर्तमान में, ये एक ऐसा बजट लाए पूर्णकालिक बजट पूरा, और खुदा न खास्ता सरकार चेंज हो जाए तो जो ये नियमावली बना के जाएंगे वर्तमान के शासन प्रमुख, दूसरा कोई मानेगा? बिल्कुल नहीं मानेगा। तो इसीलिए स्टार्टिंग से ही ये बन गया था कि इलेक्शन के समय पूर्णकालिक बजट कभी नहीं पेश किया जाएगा। एक प्रश्न है कि क्या अंतरिम बजट कब पेश किया जाता है? अंतरिम बजट जो क्या कहते हैं, थोड़े समय के लिए। और बजट ये आएगा कब? एक ही चीज है, भारत देश में क्या होगा, चुनाव। चुनाव के समय कारण क्या है कि जब तुम्हारा 1 तारीख को, 1 फरवरी को लाओगे, तो अब इसकी समय ये, इनका टाइमिंग क्या होता है कार्यकाल काम करने का, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब इतना सभी लोग जानते हो, फरवरी में लाए हैं, 31 मार्च को इनका काम खत्म हो जाना है। तो अंतरिम बजट का मतलब ये होता है कम समय के लिए पेश किया गया बजट क्या कहलाता है, अंतरिम। और अंतरिम बजट को कम समय के पेश करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वही जो आंतरिक कम समय का। तो आंतरिक बजट कब पेश किया जाता है? जब भारत देश में चुनाव की स्थिति हो। बस एक लाइन में ये जो बजट आया है कौन सा है, आंतरिक मात्र। दोनों में, पूर्णकालिक और अंतरिम में एक होता है, इसमें ये जो होता है लोक लुभावनी बातें कही जाती हैं अंतरिम बजट में, क्योंकि इलेक्शन होता है, इसीलिए थोड़ा समय का होता है। तो हमारी सरकार बनेगी तो हम ये दे देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। इसका पढ़ लेने किताब है। पूर्णकालिक में भविष्य डिसाइड किया जाता है, और इसमें वर्तमान में थोड़े समय के लिए होता है, पैसा कितना आया है और कितना आएगा, और कितना हमसे खर्च करना है, लोकसभा से कितना निकलवा पाए, बहुत लिमिट बात करते हैं इसमें अंतरिम बजट में। तो पूछा जाए से बहुत ज्यादा इससे आएगा नहीं, क्योंकि अंतरिम है। तो पूछा जैसे मान लीजिए क्या कहते हैं, सीता निर्मला ने कौन सा पेश किया है, 6ठा, और 1 फरवरी 2024 ना, 2024 को प्रस्तुत होने वाला कौन सा बजट है, अंतरिम बजट है, पूर्णकालिक नहीं होगा। बस ऐसे याद कर लो कि इलेक्शन के समय जो बजट आएगा वो आंशिक रूप से आंशिक होता है, अर्थात अंतरिम होता है, वो पूर्णकालिक नहीं हो सकता। ये 3 महीने का है, सरकार जब बनेगी तो प्लान होगा। ठीक, बजट के विषय में बच्चे जो पढ़ चुके हैं कोई बात नहीं है, और अगर रिवाइज भी कर लोगे तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि हम लोग इतना दिन पढ़ते हैं वही बार बार भूल जाते हैं। बजट के अंदर पहली चीज, भारत में बजट शब्द, बजट बना किससे, फ्रांसीसी भाषा से, कहा गया चमड़े का थैला, तो शब्द सही नहीं था। तो भारत में इसका
दूसरा हिसाब लगाया गया। पहली चीज तो बजट संवैधानिक है ना, संवैधानिक, ठीक, क्योंकि 112 आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है। और जब कभी संविधान में किसी चीज का उल्लेख होता है तो संवैधानिक चीज कहलाती है। तो 112 में है, 12 में बजट न लिख करके क्या लिखा गया है, आर्टिकल अनुच्छेद हुआ, इसमें लिखा क्या गया बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण, ये है, उन्होंने ये लिखा है। तो बजट शब्द का उल्लेख संविधान में है, बिल्कुल नहीं है ही नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया। एक लाइन में अगर आपसे कभी पूछा जाए कि बजट किसे कहते हैं, आपको 10 शब्द दिया जाए या 15 शब्द दिया जाए, तैयारी कर रहे हो तो आयोग के लोगों से मुलाकात अगर अच्छे से कर रहे हो तो किसी न किसी दिन मुलाकात तो तुम्हारी होनी है। और फिर भाई मुलाकात नहीं करोगे जब तक तो फाइनल रिजल्ट नहीं मिलेगा इंटरव्यू में। वहां पे अगर जैसे मान लो पूछा जाए, आपसे कोई पूछे, सीधी सी बात है, बजट का मतलब होता है हिंदी में एक लाइन में, एक वर्ष का आय और व्यय, आना और खर्च करना, इनकम और इन्वेस्ट करने का जो डॉक्यूमेंट्स होता है, दस्तावेज होता है, वो क्या कहलाता है, बजट। हम आपको बताएं, हालांकि कैमरा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 22 तारीख को लखनऊ के में विकास भवन में एक इंटरव्यू था। वहाँ सर थे, सीडीओ साहब की अध्यक्षता में एक मीटिंग की गई, टीचरों का इंटरव्यू हो रहा था। उन्होंने एक शब्द पूछा था, लगभग 65 साल तक के टीचर वहां गए थे इंटरव्यू देने, उन्होंने एक शब्द मात्र पूछा, संस्कृति और सभ्यता में अंतर क्या है। पूरी कमेटी में किसी ने कहा जैसे मोहनजोदाड़ो की सभ्यता है, हड़प्पा की सभ्यता है। बहुत इरिटेट हो रहे थे वो, अपने आप में इरिटेट इसलिए हो रहे थे कि आप तैयारी करने वाले नहीं हो, आप तैयारी कराने वाले हो ना, वहां पर कोई इसकी डेफिनेशन नहीं पता है। स्मार्ट से लंबे से थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा है कि आप इतने योग्य व्यक्ति हो, आप लोग हमें 10-15 शब्द में बताओ। उसी समय इसका भी उन्होंने उल्लेख किया। उन्होंने कहा जिसमें हम निवास करते हैं वो हमारी संस्कृति होती है, और जो हमारे अंदर निवास करती है वो हमारी सभ्यता होती है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पिता के बराबर उम्र वाले यहाँ हैं, क्योंकि ऐसे कुछ लोग थे जिनकी बहुत एज थी। तो उन्होंने कहा मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। एक लाइन में बजट में लिए इकोनॉमिक्स के लिए जब आया को टर्म यूज किए तो उन्होंने कहा कि बजट किसे कहते हैं, या वार्षिक वित्तीय विवरण। और उन्होंने कहा हमको समझाने की कोशिश मत करो, जितने लोग आए हो हमें बताओ, तुम्हें मालूम है। तो ये तो पहले तुम लोग की मालूम था। आय और व्यय, आना और खर्च करने की जो दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स होता है उसे क्या कहते हैं, बजट कहलाता है। बस सीधी सी एक लाइन में, पैसा आएगा कहाँ और पैसा जाएगा कहाँ, ये जिस रवाना में पन्ने में लिखा जाता है वही क्या कहलाता है, बजट। बस। एक दूसरी चीज फिस्कल, अब एक ये होता है राजकोषीय नीति। दो 3 शब्द हैं, राजकोषीय नीति। कहने का मतलब है एक लाइन में, इसको भी समझ लो किताब में क्या लिखा है, बात की बात है। राजकोषीय नीति, पैसा आएगा कहाँ से और पैसा जाएगा कहाँ, इसके लिए जो नीति बनाई जाएगी, जो नियम बनाए जाएगा उसे क्या कहते हैं, राजकोषीय नीति। बजट का मतलब होता है एक वर्ष का आय और व्यय का डॉक्यूमेंट्स अर्थात दस्तावेज बजट कहलाता है। और ये आय कहाँ से आएगा पैसा, उसे खर्च कहाँ किया जाएगा, इसकी जो पूरी पॉलिसी बनेगी वो क्या कहलाएगी, राजकोषीय नीति। दूसरा है राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। ठीक, इसका मतलब ये हो गया कि राजस्व अर्थात हमारी जो रेवेन्यू रही वो थी कम, और एक्सपेंडिचर जो था आपका वो हो गया ज्यादा। इनकम हमारी कम और क्या कहते हैं, खर्च हमारे ज्यादा। तो ये नियम, ये क्या कहलाएगा, राजकोषीय घाटा। बस एक लाइन, बहुत ज्यादा अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। आय और व्यय की पुस्तक, डॉक्यूमेंट्री किताब बजट, उसके अंतर्गत आय और व्यय अर्थात पैसा आएगा कहाँ जाएगा कहाँ, इसकी पूरी नीति राजकोषीय नीति। पैसा कम आना, खर्च ज्यादा होना, राजकोषीय घाटा। पीसीएस के एग्जाम में कई बार पूछा है, निम्नलिखित में से राजकोषीय घाटा का उदाहरण कौन सा है। उसमें एक दिया रहता है कि हमारी राजस्व कम प्राप्ति, रिसीव्ड होता है, एक शब्द यूज करते हैं लोग, कम प्राप्तियां और खर्च ज्यादा। ये आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी शब्द को यूज करता है, बस ऐसे समझने वाली बात है और ज्यादा नहीं।
ठीक, इधर जो बजट आया तत्काल में अपने क्रम का छठा बजट रहा। बजट एक अंतरिम रहा और निर्मला सीतारमण ने जो प्रस्तुत किया वो क्या कहते हैं, कौन है, छठा बता दिए ना, छठा था, ठीक, जो उन्होंने प्रस्तुत किया। अच्छा सर, जो पूर्णकालिक होता है हमेशा के, हाँ थोड़ा बहुत इसका रद्द कर लिया है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता, अगर सरकार परिवर्तित नहीं हुई, अगर सरकार न परिवर्तित हो, एक चीज सरकार वही रहे तो कोशिश करेगी, दूसरी सरकार अगर परिवर्तन भी करती है तो भी पहले जो बजट बनाया जाता है वो उसका अध्ययन करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी बन गई तो हमें डायरेक्ट कह दिया है काम नहीं लेंगे, कहीं नहीं लोगे भाई। जो अगर मान लीजिए जो जिस स्तर पर जिस योजनाएं चल रही हैं वो बढ़िया है, उसको चलाने दो, सफलता का ही कारण है। आज के डेट में तो आप लोगों को जो सफलताएं दिखाई दे रही हैं, सफल का मतलब जैसे ओवरब्रिज बन गए, ब्रिज बन गए, लखनऊ मेट्रो चली गई और जगह की बात आई, IIT कॉलेज बन गए, इनका मुख्य कारण क्या था, अगर मायावती जी ने वहां से परमिशन दिलाई कांग्रेस से तो उसको अखिलेश ने बनवाया, तो वर्तमान सरकार ने उसको रोक नहीं लगाई, उसको आगे करता चला गया, इसीलिए उत्तर प्रदेश की तरक्की हुई है। आप समझे कि नहीं, ऐसा नहीं इसी में कोई आगे कह देता कि नहीं हम कमीशन बैठाएंगे तो गड़बड़ होता, मामला रुक जाता। लेकिन इन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया, जिसने जो किया है आने के बाद उसकी समीक्षा करके काम कंटिन्यू बढ़ाओ आगे, इसीलिए हम लोग को दिखाई पड़ रहा है कि थोड़ा बड़ा चारों तरफ कुछ काम हो रहा है। कमीशन बैठा तो 1.5 साल कुछ होगा ही नहीं, काम खत्म, ठीक है। चलो इसमें एक चीज और लिखा देंगे भी, ये सब अच्छा सबके समझ में आया। बजट किसे कहते हैं, राजकोषीय नीति और राजकोषीय घाटा, 3 है। उसके बाद आय जो होती है, मैंने कहा लिखने की बहुत आवश्यकता नहीं है, राजस्व आय, ठीक, अर्थात आय और राजस्व व्यय, तो इसमें हो गए। एक होता है पूंजीगत आय, पढ़ाए भी थे, रिवाइज हो जाएगा आप लोगों को। एक होता है पूंजीगत व्यय, दो ही चीजें। और भारत सरकार के द्वारा वित्त मंत्रालय का अधिकार जो होता है, देखिए राजस्व आय का मतलब ये होता है ऐसा कर जो हमें कंटिन्यू मिलता रहे प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक माह, जैसे तुम्हारी GST हो गई लग रही है, निगम कर, कारपोरेट टैक्स हो गया, संपत्ति का हो गया, एक्साइज ड्यूटी का, कुल मिलाकर के ऐसे टैक्स जिनको हमको देना है हमेशा, धीरे 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 करके 10 रुपया 5 रुपया ऐसे करके वो लगा रहेगा, तो वो किसमें इंक्लूड किया जाएगा, राजस्व। एक प्रश्न बनता है, अगर मान लो जाइए पूछ ले GST में निम्नलिखित में से किस प्रकार का आय है, और उसमें लिख दे इस तरीके, एक तो पहले अप्रत्यक्ष कर है वो, लेकिन आएगा किसमें पूछा जाए, उसकी आय पूंजीगत में होगी कि राजस्व में होगी, राजस्व में, क्योंकि हमसे इकट्ठा नहीं मांगता, धीरे धीरे। तो इसमें भी 2 होते हैं, राजस्व आय और राजस्व व्यय। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे वैट हो, चाहे GST हो, एनीवन कोई कारपोरेट टैक्स है, बात समझे, निगम कर, ये सारे के सारे टैक्स जो हमें देने पड़ते हैं धीरे धीरे करके, वो किसमें आएगा, राजस्व, राजस्व आय में आएगा। उसके बाद एक है पूंजीगत आय, बात समझे। पूंजीगत आय का मतलब क्या होता है, इकट्ठा, जैसे कहने वाली बात है, जैसे मान लीजिए सुनाई नहीं पड़ता कि वर्तमान सरकार ने LIC से अपने 15% या 20% का शेयर बेच दिया, सुने हो ना, कभी कभी सुनते नहीं कि LIC को भारत सरकार ने 15% लेकर के उसमें भागीदारी बेच दिया। लखनऊ एयरपोर्ट को 50 साल के लिए अडानी के हाथ बेच दिया गया। तो अगर अडानी खरीदा, LIC का 15% जो शेयर खरीदेगा उद्योगपति, तो भारत सरकार को हैंडसम अमाउंट देगा ना, मोटा पैसा देगा। अरे भैया 50 साल के लिए अगर वो ले लिए हैं तो अरबों खरबों की डील हुई होगी ना, तो वो पैसा जो मिलता है सरकार को, वो किसमें आएगा, पूंजीगत आएगा। एक लाइन में रिकरिंग बेस से, अर्थात स्लोली धीरे धीरे जो पैसा सरकार को इकट्ठा होता है वो राजस्व आय हो गई, और जो इकट्ठा पैसा कहीं से मिल जाए सरकार को उसे कहा जाता है पूंजीगत आय। बात समझे कि नहीं। जिनको परीक्षा बाद में देना है, 2-4 लोग हो, तो ये बहुत कायदे से पढ़ते जाना, और अगर स्टार्टिंग से पढ़े रहोगे तो बाद में दिक्कत नहीं होगी कि राजस्व आय क्या है, पूंजीगत आय क्या है। राजस्व आय फिर से, अर्थात थोड़े थोड़े करके जो पैसा इकट्ठा होंगे वो राजस्व आय, और पूंजीगत आय का मैंने बताया जैसे LIC हो गई, ठीक, LIC हो गई, एयरपोर्ट हो गए, कोई और चीजें हो गई, इसमें भारत सरकार अपना शेयर बेच देती है, तो बेचने के बाद जो हैंडसम इकट्ठा अमाउंट मिलेगा वो किसमें जाएगा, पूंजीगत आय। जैसे इसकी आय वैसे इसका व्यय। देखिए राजस्व में धीरे धीरे किया, मतलब हमेशा मिलना है। ऐसे सरकार के राजस्व व्यय हैं, जैसे शिक्षा के लिए
भाई शिक्षा के लिए तो कह नहीं सकते हो कि एक बार हमने जो दे दिया, नहीं। रिक्वायरमेंट के अनुसार सरकार आपके साथ से साथ खड़ी रहेगी, आप अच्छा काम करोगे तो। यही है आपका संस्थान है, आप लोग अभ्युदय में पढ़ रहे हो, इसी में ऐसा 1-2-4 लोगों को हो जाए और या ऐसा लग जाए कि तुम लोग मार्कशीट निकलवाओ, साहब सर लोगों के सामने रखो ऑफिसर के, इतने नंबर हमारे कम है, तो क्या कहेंगे कि नहीं हमने एक बार खर्च कर दिया दोबारा नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। वो कहेंगे कि तुम अंतिम पड़ाव तक पहुंचो, जो लगेगा हम देंगे। ऐसे सरकार का शिक्षा हो गया, महिलाओं पर, ठीक है, अरे अस्पताल मतलब क्या हुआ, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गई, इस तरीके का दिमाग बना लो एक हिसाब किताब, जिस पर सरकार अपना पैसा हर वर्ष खर्चा करती है। रोड मतलब कुछ भी रोड नहीं, कुछ भी कर दे जो हमारे लिए जरूरी है, इस पे ये नहीं कहा जा सकता। तो ये पैसा जब यहाँ से आएगा, जैसे धीरे धीरे आएगा वैसे साल भर धीरे धीरे ये जाएगा। पूंजीगत आय में 15% का शेयर अगर हमने बेचा, मान लीजिए LIC का इकट्ठा पैसा मिला, तो उसमें डेट चलती है ना कि 25 साल 10 साल, तो दोबारा तो पैसा देगा नहीं LIC वाला, एक बार मिला। इस पैसे को हम जैसे उठाएंगे, ऐसा समझ लो पूंजीगत आएगा, वैसे यहाँ पर इसको खर्च कर देंगे। जैसे मान लीजिए हरदोई से लखनऊ के लिए VIP रोड बनवा दी जाए, तो भैया हर साल तो रोड बनेगी नहीं, हरदोई से लखनऊ के लिए एक बार बनी ना, और लंबे समय तक चलेगी, 10 साल 20 साल 50 साल, ईश्वर करे जैसे वो बने वैसे चलेगी। तो एक बार इकट्ठा यहाँ मिला, तो वैसे कहाँ पैसा खर्चा कर देंगे, जो लंबे समय के लिए कार्य करे। तो पूंजीगत आय इकट्ठा जैसे मिलती है वैसे इकट्ठा खर्च की जाती है, धीरे धीरे इधर से मिलती है और धीरे धीरे इधर। यही है राजस्व आय और राजस्व व्यय, यही है पूंजीगत व्यय और उसकी आय, यही उसका रिवेन्यू, इसका एक्सपेंडिचर, दो के दोनों यही है। बस समझने वाली बात थी और कुछ नहीं था इसमें। अब आ जाओ करंट में, पुरानी चीजें समझ लिए हो, अब तुम्हें याद करना है कि हाल ही में छठा जो वित्त अर्थात अंतरिम बजट पेश किया गया, उसका अमाउंट कितना है, इसको तुम्हें याद करना है। एक चीज रेलवे के लिए कितना रखा गया, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, परियोजनाओं के लिए, उसमें होता क्या है, यही तो है, 4-5 काम खत्म, यही तो निकलता है और तो कुछ रहता नहीं। अंतरिम बजट से हम कह तो नहीं सकते हैं, लेकिन इस बार जो 17 तारीख को पेपर होगा, 17/3 को, तो ये अंतरिम बजट है और अंतरिम बजट की जो रूपरेखा होती है बहुत छोटी होती है। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है एक प्रश्न तुम्हारा करंट से मिला के अर्थात बजट से तत्काल में, दूसरा ट्रेडिशनल से मिला के ना पूछ ले। जैसे हाल ही में छठा बजट इतने करोड़ रुपए का प्रस्तुत किया गया, ये लिख दे आयोग, और दूसरा ये लिख दे कि क्या पहला बजट भारत देश में इन्होंने प्रस्तुत किया, क्योंकि उसके पास ज्यादा अंदर जाने की क्षमता नहीं है। क्यों? क्योंकि बजट कौन सा है, हाँ, ये कितने महीने के लिए आया है, लगभग 3 महीना, जब तो सरकार नहीं बनी, उसके बाद सही सही पूर्णकालिक बजट पेश किया जाएगा। सरकार चाहे ये हो चाहे सरकार दूसरी बने, वो पूरे साल का फिर बना के अच्छा बजट आएगा, इसीलिए इसे अंतरिम कहा गया है। कि अंतरिम बजट, अगर मान लीजिए प्रश्न पूछा जाता है कि अंतरिम बजट आता कब है, तो चुनाव के वक्त भारत देश में पेश होने वाला बजट क्या कहलाता है, अंतरिम बजट। बात समझे कि नहीं? अब कभी पूछा जाए इससे पहले कब हुआ था, आंखें बंद करो, 4 साल पहले पीछे चले जाओ, जोड़ लो, जब प्रधानमंत्री को चुनाव हुआ तब अंतरिम बजट हुआ था। आया समझ में ना? बस 3-4 चीजें थी इसमें और कुछ है नहीं इसके अंदर। हाँ, अंतरिम बजट को आभासी बजट भी कह सकते हैं। अंतरिम बजट को आभासी बजट, हाँ, आगामी कुल मिलाकर के दोबारा, क्योंकि उसे प्रस्तुत तो किया ही जाएगा, तो अगर एक लॉजिक अगर लगाए हो तो बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं है, क्योंकि आभासी, क्योंकि इसमें और इस बजट की सबसे खास बात यह होती है कि बहुत ज्यादा इस पर जोर नहीं दिया जाता। पूछो क्यों? क्योंकि 3 महीने के बाद बजट फिर से आना ही आना है, इलेक्शन जहाँ खत्म बजट फिर से आएगा, ये अंतरिम है बजट, ठीक है। जैसे कुछ नए बच्चे हैं, नहीं लिखे होंगे, एक हेडिंग डालो बजट की, कोशिश किया करो अपने हिसाब से समझने के लिए, किताब में कुछ भी लिखा हो उसको मॉडिफाई कर लिया करो कि फिर कहना क्या चाहते हैं। और बड़ा टिपिकल है, बजट ना लिखे हो तो, अगर मान लीजिए कुछ लिखे हो तो मिला लेना, क्योंकि उसमें कुछ नए बच्चे हैं। लिखो बजट शब्द, एक एडिशनल हो जाएगा, उसके बाद करेक्ट करा देंगे। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांस के, बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांस के ये बजट शब्द से हुई थी, बस शब्द से हुई थी। उसके आगे लिखो, इसका शाब्दिक अर्थ है चमड़े का थैला। ये पेपर आरओ में पूछा गया है कि बजट को किस अन्य नाम से जाना जाता है, चमड़े का थैला।
फ्रांसीसी शब्द से हुई। बजट शब्द का क्या लिखे होता, क्या लिखे हो? शाब्दिक अर्थ चमड़े का थैला। किस भाषा में होगा ये? फ्रांसीसी भाषा, चमड़े का थैला। एक पॉइंट कंप्लीट हुआ। दूसरा लिखो इसके आगे। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री, इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपॉल ने 1733 ईस्वी को प्रथम बजट एक चमड़े के थैले में रखकर प्रस्तुत किया। सवाल स्टेटमेंट के तो मिलेंगे, जिस तरीके से पेपर इस बार बनाया आयोग वो वही, क्योंकि आरओ से टफ परीक्षा होगी ना पीसीएस की, स्टेटमेंट तो पूछेगा कंफर्म है, एक सही कि दो सही। एक प्रश्न है इसका कि अब देखो बना किसे, फ्रांसीसी शब्द है, एक क्लियर हुआ। पहला बजट पेश करने वाले व्यक्ति रॉबर्ट वालपॉल, सन कौन सा था? 1733। अगर पूछा जाए कि देश ये प्रधानमंत्री कब से कब तक रहे इंग्लैंड के, 1721 से लेकर 1742 तक पहले प्रधानमंत्री हुए वहां के। एक प्रश्न ये हुआ, ठीक। कहीं चाहे लिख लो, वैसे कितने दिन तक आगे लिख लो। उसके आगे लिखो भारत में, अब बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लिखो भारत में सर्वप्रथम बजट प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में की गई। लॉर्ड कैनिंग नाम था ना उनका, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में की गई। ठीक, अब देखो लिख लो सभी लोग। तो जरूरी नहीं है कि तुमको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, जो बीच में रिलेट चीजें यहाँ जब दिमाग में चल रहा है ये सही होने वाली बात है, सही होने चाहिए क्वेश्चन। देखो इसमें लिखे हो बजट, है ना, बजट किसके शासनकाल में? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। अब एक अधिनियम हम बताएं आपको, वो आया था 1861 में। ठीक है, तो पॉलिटी का, लेकिन थोड़ा सा बता दें, बाकी शब्द पढ़ाएंगे ही। 1861 का जो एक्ट आया था, ये कई बार पूछा गया, उसमें दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण थी। एक तो विभागीय प्रणाली की शुरुआत, विभागीय, जैसे हम कहते नहीं पीडब्ल्यूडी है, शिक्षा विभाग, रेल विभाग, ये विभागीय प्रणाली की शुरुआत किस एक्ट में है? एक इंपॉर्टेंट था इसमें। दूसरा प्रश्न है विभागीय प्रणाली, और एक है ये अनुच्छेद, आर्टिकल समझ लो 123, जिसको राष्ट्रपति कहता है अध्यादेश। अध्यादेश कहां पर वर्णन किया गया था पहली बार? 1861 के एक्ट में। दो चीजें इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा हट के, पॉलिटिकल सेगमेंट है लेकिन बजट की बात इसमें है। तो 1861 में जो पहला पॉइंट रखा गया था, उसमें यह कहा गया था विभागीय प्रणाली की शुरुआत भारत देश में होनी चाहिए। एक दूसरा प्रश्न इसमें हुआ कि वायसराय के द्वारा, बात समझ रहे हो, वायसराय के द्वारा आर्टिकल 123 का प्रयोग किया जाएगा, जिसे कहते हैं अध्यादेश। अगर पूछा जाए अध्यादेश का वर्णन किस एक्ट में पहली बार किया गया था? 1861 में। 2 पॉइंट। अब हमारे काम को जो हमें पढ़ाना था, तीसरा उसमें लिखा था बजट सेंट्रल स्तर से प्रस्तुत किया जाएगा और बजट पर दोनों पक्ष के लोग आमने सामने उस पर बहस कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। एक प्रश्न है, अगर पूछा जाए कि बजट पर बहस करने की बात किस एक्ट में वर्णित की गई थी? 1861 से कहा गया कि सेंट्रल में जो होगा बजट प्रस्तुत करेगा और बजट पर आमने सामने दोनों में वार्तालाप भी की जाएगी। तो
तो इस बजट का शब्द का उल्लेख कहाँ मिला पहली बार? 1861 भारतीय दृष्टिकोण से। उस समय भारत देश का कौन सा वायसराय था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने एक व्यवस्था और की इसके अंतर्गत। उसने कहा था कि जो कार्यकारिणी परिषद है, ठीक है, कार्यकारिणी परिषद, इस परिषद में मनोनीत, निर्वाचित नहीं, मनोनीत अर्थात सदस्य, 3 भारतीय सदस्यों को उसके अंतर्गत कर दिया जाए, क्योंकि पढ़े लिखे तभी तो बजट में बहस करेंगे भैया। हमारा उसमें कोई अनुपात ही नहीं रहेगा, अंग्रेज जो करके चले जाए वही मानना पड़ेगा। इसलिए 3 लोग को इंक्लूड किया था, और ये नाम चाहे लिख लो कहीं पर, क्योंकि तुम्हारे एनसीईआरटी के अलावा कहीं नहीं। हाँ, पहले थे अपने वहाँ के दिनकर राव थे ग्वालियर से, ठीक है, दिनकर राव ग्वालियर से थे। उसके बाद एक पटियाली से थे, उनका नाम था नरेंद्र सिंह, 2 हो गए। और एक पटियाला तो हो गया, पटियाला के नरेंद्र सिंह थे, अपने यहाँ था, यूपी से एक जिला था, वहाँ के थे वाराणसी नहीं, 3 ही जगह था, 3 लोग को दिया गया था, 3 जगह के नवाब राजा महाराजा थे। जैसे नरेंद्र सिंह, ये कहाँ के थे? ये नरेंद्र सिंह पटियाला से थे, पटियाला से। और दूसरे ग्वालियर से कौन थे? हाँ, दिनकर। ग्वालियर से कौन था? दिनकर राव। दिनकर राव ग्वालियर से, नरेंद्र सिंह पटियाला से, एक और कोई था, एक नहीं, उनका नाम था देव नारायण सिंह, उनका हमें याद नहीं आ रहा वो शासक कहाँ के थे। 3 लोग थे, अभी याद आ जाएगा बता देंगे। 3 लोगों को दिया गया था कि ये 3 लोग इसमें आ जाएंगे तभी इस पर बातचीत शुरू करेंगे। ये पॉलिटी का है पार्ट, बात समझे कि नहीं? तो बजट पे बहस करना, बजट को प्रस्तुत करने की प्रणाली की शुरुआत किस वायसराय ने की? लॉर्ड कैनिंग ने। 3 कौन से भारतीय थे जिनको इसकी सभा में मनोनीत किया गया था? तो उसमें थे, एक लूसेंट लाए हो कोई? हाँ देखो, बोलो तो उसमें दिया गया होगा। पटियाली के राजा थे नरेंद्र सिंह, ग्वालियर के सर दिनकर राव, और एक और थे, वो मुझे जगह नहीं आई, याद नहीं आ रहा है। 1861 को खोलो तो कहीं ना कहीं होगा, ठीक, क्लियर ही हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। सर, पटियाला के महाराजा, बनारस के राजा, बनारस के राजा का नाम था देव नारायण सिंह, उसमें नहीं होगा, लूसेंट इतना डीपली नहीं लिखेगा उतना। बनारस के राजा देव नारायण सिंह, ग्वालियर के राजा दिनकर राव, और ये कहाँ के हैं? ये पटियाला के थे नरेंद्र सिंह। ये 3 लोग थे, शायद लिख लो कहीं, जरूरी नहीं कभी पूछ, लेकिन निम्नलिखित में कौन सा मनोनीत नहीं हुआ था 1861 एक्ट के अंतर्गत? किसको मनोनीत नहीं किया गया था? तो ऐसे कहीं लिख लो, बनारस के राजा देव नारायण सिंह। उसके बाद दूसरा क्या है? पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह, और ग्वालियर के सर दिनकर राव। ये 3 लोग को पहली बार इसमें स्थान दिया गया, पढ़े लिखे लोग थे। दिनकर राव ग्वालियर से थे सर दिनकर राव, बनारस से अपने यहाँ देव नारायण सिंह, और एक था पटियाला से नरेंद्र, ये उसका है, ठीक है। मतलब सब सारी चीजें अगर आ रही हैं तो बजट का जहाँ उल्लेख होगा हम बता देंगे। इतना बजट का उल्लेख कहाँ किया गया? 112 में, है ना। चलो, ये नाम तीनों का याद रखना, मान लो कभी पूछ ले कि कौन सा उसमें था नहीं। आगे लिखो, क्या लिखे हो? लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में प्रारंभ की गई। उसके आगे लिखो, 1859 में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, 1859 में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में विशेष रूप से विशेष सदस्य सर जेम्स विल्सन, विशेष सदस्य के रूप में सर जेम्स विल्सन को नियुक्त किया गया। सर जेम्स विल्सन को नियुक्त किया गया। अगला पॉइंट लिखो, 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन ने
भारत देश का 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन ने भारत देश का पहला बजट प्रस्तुत किया। पहला बजट प्रस्तुत किया। बजट किसको दिया हो? वायसराय को। पहला बजट प्रस्तुत किया। आगे लिख लो। इसी आधार पर सर जेम्स विल्सन को भारत में बजट का जन्मदाता कहा जाता है। भारत में बजट का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक, देखो दो चीजें। दुनिया में बजट का जन्मदाता रॉबर्ट वाल्कर 1733 में। ठीक, भारत में अगर पूछा जाए बजट का जन्मदाता सर जेम्स विल्सन। इसने 1860 में प्रस्तुत किया, सर रॉबर्ट वाल्पॉल ने 1733। ठीक, इसको एक बार पढ़ लोगे, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। ट्रेडिशनल करंट मैंने कहा था वो जोड़ना रहेगा। जितने बजट है उसके पॉइंट जोड़ते जाओ। राजकोषीय नीति लिखी ही जाएगी, फिजिकल डेफिसिट हो चाहे वो पॉलिसी कुछ भी हो, सारी चीजें आएंगी। ट्रेडिशनल एक बार याद हो जाए, बाकी करंट से लगा लो, अच्छे से पेपर हो जाएगा। जेम्स विल्सन को कहा जाता है, माना गया। ठीक, एक पॉइंट लिखो, संघीय बजट की तैयारी, केंद्रीय कहा जाता है संघीय बजट की तैयारी, संघीय बजट की तैयारी और संसद में संघीय बजट की तैयारी और संसद में पेश करने के लिए आर्थिक डैश कर लेना अंडरलाइन, आर्थिक कार्य विभाग उत्तरदायी होता है। आर्थिक कार्य विभाग उत्तरदायी होता है। ये प्रश्न होता है। ये प्रश्न 2010 के आईएएस में लगभग 14 वाले में पूछा गया था कि बजट की तैयारी किस विभाग के अंतर्गत की जाती है? आर्थिक कार्य विभाग। यही तैयार करेगा और इसको यही प्रस्तुत करवाएगा। दोनों चीजें हैं। तो वो आईएएस पूछेगा, जानते हो बहुत अंदर से, क्योंकि ये सब किसके अधीन काम करते हैं? वित्त मंत्रालय के। वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाला एक डिपार्टमेंट है। अब वो तो ऐसा पूछेगा नहीं, वनडे का एग्जाम हो तो पूछ लेगा कि बजट कौन प्रस्तुत किया करेगा किस मंत्रालय से, तो वित्त मंत्रालय। आईएएस में तो नहीं पूछेगा। बात समझे कि नहीं? बैठो। जाना तो बताता है। दोनों में यही इतना है अंतर कि वनडे का दूसरे तरीके से, उसका दूसरे तरीके से। उसको अंडरलाइन कर लेना। ठीक, कि आर्थिक कार्य विभाग है ना। आगे लिख लो पॉइंट। दोहरे सब के घर का ट्रांसफार्मर हो गया है कि पड़ोस का में लाइट नहीं भैया? एक मोबाइल का ऐसा चला ऐसा नहीं है। 2% 2% बहुत है। एग्जाम के दिन कहा गया था, जो बोर्ड है, जिस बोर्ड ने परीक्षा कराई थी, उस बोर्ड ने एक सरकारी तौर पर लेटर लिखा था कि जिस दिन एग्जाम होए उस दिन सभी तरीके से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी जाए। बात समझे नहीं? और हमारे चीफ मिनिस्टर इस बात से बहुत नाराज हुए, जो उनको रिकमेंड भेजा था कि नेट बंद कर दे। उन्होंने कहा परीक्षा कराना अच्छी चीज है, तुम लोग इतने लोग नेट बंद कर दोगे और जिनको परीक्षा से लेना देना नहीं उनका क्या हाल होगा? सारा दिन जरूरी नहीं कोई फर्जी ही काम करता, बहुत लोग नेट से पूरा काम सिस्टम चलता है देश का नेट पे। ऑनलाइन में भी डरते रहते हैं ना। ऑनलाइन एसएससी की तरह होता है। अच्छा नहीं सर, लीक तो एसएससी का भी होता है। आप देखिए, पता नहीं लगता उसका। हाँ जो भी हो, चलिए छोड़िए तो मैटर, ये तो क्या हो रहा है। लेकिन ये अव्यवस्था प्रस्तावित की गई, पेपर में निकला था, लेकिन सीएम साहब माने नहीं। लेकिन ये कौन सी बात है कि सारा दिन परीक्षा हो इंटरनेट से चले? बड़े बड़े कंपनी वाले हैं, उद्योगपति हैं, जिन्हें सिस्टम चलता है पूरा, धराशायी हो जाएंगे सारा दिन। पता कई $1 मिलियन का नुकसान हुआ। हाँ, क्या होगा फिर?
गड़बड़ हो जाएगा। उन्होंने कहा अपना बैंक काम। में तो लड़ाई होने लगी। अरे बंद या बंद कर, जैसे इमरजेंसी लगा दी जाए, जैसे देश में इमरजेंसी हो, कोई और बात हो तो कुछ ठीक। चलो 370 वाले में करें। आगे लिखो एक पॉइंट करके। ये क्या करना भैया, बजट को तैयार करना और प्रस्तुत करना किस विभाग की जिम्मेदारी है? संसदीय आर्थिक कार्य अर्थात संसद वित्त मंत्रालय का अधीन काम करेगा, उसे क्या कहेगा? आर्थिक कार्य मंत्रालय। ऐसे रट डालो मंत्रालय, बस और कुछ नहीं है, इसलिए करेगा। अगला पॉइंट लिखो, संविधान के अनुच्छेद 112 संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए, ब्रैकेट में लिखो 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ब्रैकेट बंद कर दो, याद रहे कब की बात। वित्तीय वर्ष क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। सिर्फ ब्रैकेट बंद करके आगे लिखो, केंद्र सरकार की अनुमानित प्राप्तियों रिसीव जो उन्हें मिलता है, प्राप्तियों तथा व्ययों, एक्सपेंडिचर जो होता है, प्राप्तियों तथा व्ययों का एक विवरण संसद के सामने इसके सामने संसद के सामने रखना होता है, आगे लिखो, उसी के आगे डैश करके, इस वार्षिक वित्तीय विवरण को केंद्र सरकार का बजट कहा जाता है। केंद्र सरकार का बजट कहा जाता है। ठीक, अब आगे लिख लो। आगे आर्टिकल, हाँ क्या कहें, हाँ पटियाला लिखा दे क्या? अच्छा, चलो तो इसको क्या कहेंगे? बजट। ठीक, अब नीचे पॉइंट लिखो, भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। उसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। अंडरलाइन कर लेना चाहे, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक, पूछा भी जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण किया गया है। चलो देखिए, एक प्रश्न है, इसका भी पॉलिटी का याद आया, बता दिए। एक है मंत्रिमंडल, पढ़े होंगे मंत्रिमंडल का संविधान में कितनी बार प्रयोग किया गया है? एक बार मात्र। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में किया गया एक बार, और बजट का प्रयोग कहीं नहीं किया गया। क्या लिखा गया? वित्तीय विवरण, अर्थात वार्षिक वित्तीय विवरण। मंत्रिमंडल का जो प्रयोग किया गया मात्र एक बार, उसको कहां पर, क्या लिखेंगे? आर्टिकल 352। कहने का मतलब आपातकालीन स्थिति में, युद्ध, बात समझ रहे हो, सशस्त्र बल या बाहर से लोगों का आक्रमण, बात समझ रहे हो, इस कंडीशन के अंतर्गत जब पूरे सेंट्रल अर्थात पूरे भारत देश इमरजेंसी लगाई जाएगी, तो इमरजेंसी रिकमेंड कौन करेगा? मंत्रिमंडल। एक बार यही प्रस्तुत किया गया है कि अगर मंत्रिमंडल
सिग्नेचर करके राष्ट्रपति को दे दे तो राष्ट्रपति देश में इमरजेंसी लागू कर देगा। मात्र सर 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 44वां संविधान किया गया। किसमें? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया। मंत्रिमंडल का, हाँ मंत्री, हाँ ये सही है। कहने का मतलब कि उसमें हटा दिया गया था। अब जो शब्द था उसमें तो अशांति वाला, उसको हटा के कहा सशस्त्र बल उसमें प्रयोग किया गया था। और वही में कहा गया था, एक वर्ड था इसमें कि अगर मंत्रिमंडल अगर सिफारिश कर दे तो भारत देश का आपातकाल का जो सबसे बड़ा प्रमुख होगा अर्थात राष्ट्रपति देश में क्या लगा देगा, इमरजेंसी लागू कर देगा। तो मंत्रिमंडल का प्रयोग एक बार का है। ठीक है, चलो अब ये हो गया। इतना आगे लिखो, क्या लिखे हो अंतिम में बताओ। एक क्या प्रस्तुत किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। ये सब थोड़ा सब शब्द है बीच बीच में याद कर लेना, नहीं बता लग लिख लेना। लिखो, बजट की तैयारी नवंबर माह से प्रारंभ की जाती है। बजट की तैयारी नवंबर माह से की जाती है। बजट की तैयारी नवंबर माह से प्रारंभ की जाती है। एक ऐसे याद कर लेना कि बजट की तैयारी अर्थात शुरुआत कब करते हैं, नवंबर से। ठीक, आगे लिखो, आगे बजट को प्रस्तुत करने में तीन तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है। तीन तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है। आगे आगे से डैश करो, फिर लिखो, पिछले वित्त वर्ष के अंतिम आंकड़े, पिछले वित्त वर्ष के अंतिम आंकड़े कामा लगा दो, चालू वित्त वर्ष के संशोधित आंकड़े, पिछले वित्त वर्ष के अंतिम आंकड़े, उसके बाद चालू वित्तीय वर्ष के संशोधित आंकड़े, दो हो गया। फिर कामा लगाओ, तीन लिखे हो ना, कामा अगले वित्त वर्ष के प्रस्तावित अनुमान, अगले वित्त वर्ष के प्रस्तावित अनुमान, अगले वित्त वर्ष के प्रस्तावित अनुमान। तीन चीज होता है। चलो, ये मेंस में प्रश्न पूछा गया, लगाना पेपर तो उसमें मिलेगा तुमको। उसमें आयोग ऐसे पूछा था कि बजट के संबंध में तीनों में से सही कौन सा है। कितने सही हो रहे थे, तीनों, उनके हिसाब से। अर्थात कि पिछले वर्ष, सीधी सी बात है, पिछले वर्ष का इनके पास आंकड़ा होना चाहिए, वर्तमान में क्या कंडीशन है चल रही है, और आगे क्या करोगे तुम। तीन होते हैं, तीन को मिला करके बजट बनाया जाता है। जैसे अंतरिम बजट है, आया है, इसमें जो मेंशन करेंगे उसके पहले वाला बाद में सरकार यही आई तो भी समीक्षा करेगी, अगर दूसरी आई तो भी समीक्षा करेगी कि पिछले क्या कहा गया, कहां से कितना आ रहा है और कहां कितना जाएगा। ये है इनका हिसाब किताब पूरा। ठीक, चलो अब आगे लिखो, बजट की तैयारी के काम में वित्त मंत्री के अतिरिक्त, बजट की तैयारी के काम में वित्त मंत्री के अतिरिक्त वित्त सचिव, राजस्व सचिव, वित्त सचिव, राजस्व सचिव जहां लिखे हो ना, ब्रैकेट में लिख लो व्यय, जैसे लिखे हो ना राजस्व सचिव, तो वो वाला सचिव होगा जो एक्सपेंडिचर वाले में होगा, स्पेंड करने वाला, अर्थात व्यय। ब्रैकेट में समझ जाओ, बुरे वाला नहीं। फिर उसके आगे ब्रैकेट बनता क्या काम लगा के लिखो, सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार, सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के साथ साथ राजस्व विभाग का टैक्स रिसर्च यूनिट
राजस्व विभाग का टैक्स रिसर्च यूनिट, राजस्व विभाग का टैक्स रिसर्च यूनिट, अब ब्रैकेट में लिखो TRU, यही तो होगा ना, टैक्स रिसर्च यूनिट, हाँ TRU, आगे लिखो ब्रैकेट बंद करके, यू मुख्यतः रूप से जुड़े होते हैं, मुख्यतः रूप से जुड़े होते हैं। सिविल बिल में बहुत काट में पूछता है, निम्नलिखित में से किसकी जिम्मेदारी बजट से संबंधित नहीं है, यानी 4-5 लोगों का नाम दे देगा, एक लोग का गायब कर देगा, लेकिन इस तरह के सवाल मेंस नहीं आया करते थे, तो रिटर्न उस तरीके से हो गया है। आगे लिखो अगला, टैक्स लगाने का काम, टैक्स लगाने का मतलब टैक्स लगाने, टैक्स को कम करने, टैक्स लगाने कामा कम करने या टैक्स को कम करने या टैक्स को बिल्कुल हटाने का निर्णय, हटाने का निर्णय TRU विभाग द्वारा किया जाता है, TRU विभाग द्वारा किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण हुआ है ना, TRU विभाग द्वारा किया जाता, ठीक, ये इतना क्लियर रखो, यही सब लोग होते हैं। आगे लिखो अगला करके, अगला पॉइंट करके आगे लिखो, बजट पेश करने के 75 दिन, 75 की अंडरलाइन कर लेना, बजट पेश करने के 75 दिन, 75 दिन की अवधि के अंतर्गत, बजट पेश करने के 75 दिन की अवधि के अंतर्गत बजट को पारित करवाना, 75 दिन के अंतर्गत बजट को पारित करवाना अनिवार्य होता है, अनिवार्य होता है, ठीक। एक इंपॉर्टेंट में लिखो, एक लाइन में स्टेटमेंट लिखो, यदि वार्षिक संघीय, इंपॉर्टेंट में, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है, लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है, तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद के साथ, प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद के साथ त्याग पत्र दे देता है, त्याग पत्र दे देता, ठीक। ये थोड़ा सा याद करना, एक चीजें हैं, चाहे कहीं से रिलेट कर लो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, अगर बजट पेश नहीं, 75 दिन का समय लगता है, और नॉर्मली सी बात है कि अगर 75 दिन में पास नहीं करवा पाए तो क्या होगा, पूरी मंत्रिपरिषद सही त्याग पत्र दे देगी। उसका कारण ये है, देखो बताते तो रहते हैं कई बार, प्रधानमंत्री वास्तविक बहुमत दल का नेता होता है, उसके अंतर्गत पूरी मंत्रिपरिषद समाहित होती है, और अपने हिसाब से समझ लो कि मेरे घर का कोई मुखिया, अपने घर का मुखिया कब तक मुखिया है, हमारे दादाजी कब तक हैं, जब तक आपके पिताजी और लोग उनका सम्मान करते हैं। किसी दिन तुमसे कह दें ये काम नहीं करना है तो लालपर में तुम कह जाओ, बात की बात है, लेकिन उनकी बात सर्वोपरि मानी जाएगी तभी तुम मुखिया कहते हैं। इसीलिए बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री जी के लिए कई बात ऐसे होता है कि अगर प्रधानमंत्री किसी भी चीज को, कोई भी नीति हो, अगर वो लोकसभा में पारित नहीं करवा पाता तो तत्काल उसे क्या करना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। इसका मतलब कि बहुमत दल का नेता नहीं रह गया। अरे मुखिया कहेगा 100 लोग बैठे हो और सभी लोग उसका विरोध किए तभी तो उस पर सिग्नेचर नहीं किए, बात समझे कि नहीं, और सिग्नेचर नहीं करोगे तो पारित नहीं होगा। इसीलिए एक शब्द इसमें जोड़ा गया था
कि अगर 75 दिन के अंदर बजट पास नहीं कर होता तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे देगा, इसलिए को माना जाएगा कुछ है ही नहीं। बात समझे, यही बात होती है। कई बार देखे नहीं हो मंत्री, क्योंकि जानते हो पॉलिटिक्स पढ़े हो, संपूर्ण मंत्रिपरिषद किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है? लोकसभा की ना, पूरी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। गाइड प्रत्येक चीज का जवाब उसको तैयार होना चाहिए जिम्मेदारी से। बात समझे कि नहीं? पूरा टोटल ओवरऑल ये प्रश्न आता है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति, है ना उसमें। चलो, भारत देश के संविधान में कुछ चीजें हैं बड़ी अच्छी बनाई गई थी। जैसे अध्यादेश अभी पढ़े थे, तो अध्यादेश पहले जारी करने की शक्ति किसके पास थी? वायसराय के पास, ठीक। और भारत देश में कौन सी चीज कब की जाएगी, किसके आदेश से होगी, ये पूरी पावर दे दी गई थी सेक्रेटरी को, भारत का सचिव। बात समझे, खलक पॉलिटी का है सीमेंट। 1858 का जो एक्ट आया था उसमें कहा गया था कि जो अभी तक नवाब हुआ करते थे भारत देश के, राजा महाराजा, अर्थात सम्राट का पद इन्होंने क्या कर दिया? खत्म कर दिया था, कोई सम्राट नहीं रहेगा यहाँ, एक चीज। दूसरा, इन्होंने ये बताया कि भारत देश का अब जो नेतृत्व करेगा 2 आदमी करेगा। गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया है महारानी विक्टोरिया ने, और उसमें कौन सा शब्द प्रस्तुत किया था? वायसराय का। और इसे शुद्ध हिंदी में कहा जाता है राजशाही का राज मुकुट। बात समझे कि नहीं? अर्थात वहां से जो कहेंगे सम्राट, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स, जो वहां का वास्तविक शासक होगा, वो जो कहेगा उसका प्रतिनिधित्व करेगा कौन? वायसराय। वो आकर कोई बात बोलेगा तो कहा जाएगा कि महारानी विक्टोरिया के कथनानुसार ये ऑर्डर यहाँ दिया जा रहा है। क्योंकि ये जानते हो कि महारानी विक्टोरिया को सबसे ज्यादा दुख हुआ था रानी लक्ष्मीबाई के मरने पर। सबसे ज्यादा जिन्होंने जिस शोक व्यक्त किया था, उन्होंने कहा कि और लोग मारे गए तो बात की बात थी। उसकी अभी शादी 19 साल 18 साल जो बीत रही हो, तो बच्ची को तुम लोग इतने निर्दयता से साथ मारे हुई महिला को घेर करके अपने आप को बहादुर कहते हो। उन्होंने पूरी मंत्रिपरिषद नहीं, पूरा हिसाब किताब भंग कर दिया था भारत देश का। और अंत में उन्होंने एक व्यक्ति को अपॉइंट किया था, उसे कहा जाता था भारत का राज्य, भारत का कहते हैं, भारत का सचिव था, सेक्रेटरी, भारत का सचिव, ठीक। ऐसा नहीं, दूसरे कहीं पे लिखा है भारत का राज्य सचिव। भारत का एक सचिव सेक्रेटरी उन्होंने नियुक्त किया था, और सेक्रेटरी को इतनी बड़ी पदवी दे दी थी कि सेक्रेटरी किसी भी नियम को कभी भी लागू कर सकता है और कभी भी उसको वापस ले सकता है। वो हमारा प्रतिनिधित्व तो करेगा वायसराय, लेकिन वायसराय कोई भी काम बिना भारत सचिव के ऑर्डर से नहीं कर सकता। बड़ा महत्वपूर्ण पद उन्होंने बनाया था उस समय। भारत सचिव को निरंकुश बना दिया, वो चाहे जो करना हो वो कर ले, और वायसराय उसके अंदर कर दिया। गवर्नर जनरल के पद को खत्म करके ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया पूरी तरीके से। बात यही तो था ना उसमें। और पूरा क्राउन, पूरा शासन काल क्राउन के अंतर्गत चला गया कि सम्राट जो कहेगा वही होगा भारत देश, अन्यथा कोई नियम वहां लागू नहीं किए जाएंगे। भारत सचिव अपनी मनमर्जी से भारत देश में काम तो करेगा, लेकिन इसकी पूरी चार्जशीट बना के संसद में पेश करेगा, और संसद से पारित होने के बाद अंतिम में महारानी विक्टोरिया के पास जाएगा। वो जो उसमें मार्क करेंगे वही भारत का कानून बनेगा। 58 के बाद से बहुत सख्त, मतलब इतना ज्यादा हो गया था। अच्छा सर, जो हाँ, विक्टोरिया जी का अपना नियम कानून था, उनका अपना यही तो था। 57 से जब ये आए, और आने से अत्याचार तक अगर उनका रियल वाला जो कानून वो लागू करती थी, वही वाला अगर यहाँ पे लागू सही से होता तो ये अत्याचार जैसे भ्रष्ट है वहाँ के जो, हाँ, बहुत चीजें बदल जाती हैं। तो भ्रष्ट वहाँ से आते आते मामला जान नहीं पाया थी दुनिया में। रास्ता के लिए महारानी बताओ 100 कंट्री रही होंगी उनके अंडर में उस समय, कितने लोगों को पावरफुल रही हो। हाँ, कॉलोनियां बहुत थी ना, 65 किस्म थी। चलो आगे लिखो, एक पॉइंट लिखो। प्रारंभ में रेल बजट, जानते हो भारत देश के पहले कौन सचिव थे? राज सचिव, उनका नाम था स्टैनले। स्टैनले के आगे कुछ और है, लॉर्ड के पहले कुछ और है। इतना याद रखना, जो भारत देश के पहले सचिव बने थे उनका एक तो ये है लॉर्ड स्टैनले, एक कुछ और लिखते थे लंबा करके, कितना याद रखना, क्योंकि उसमें डेट पर भी कुछ उल्टा सीधा दिखा रहे थे। उनका नाम था स्टैनले। भारत देश के कौन थे ये पहले? भारत के पहले राज्य सचिव
कुल मिला के भारत देश 1958 के अंतर्गत पहले कौन से बनाए गए भारत सचिव? स्टैनले। वायसराय कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग। ये दोनों लोग को याद रखना है। पहला राज्य सचिव लॉर्ड स्टैनले और वायसराय लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल और लॉर्ड ज्यादा हो जाएगा, लेकिन याद रखा करो अगर कोई पूछा तो। वायसराय और गवर्नर जनरल ये दोनों अलग अलग थे ना। कुछ लोग बता देते नहीं गवर्नर जनरल का पद खत्म करके ये कर दिया गया था, ऐसा नहीं है। गवर्नर जनरल खत्म हुआ तो वायसराय मैंने बताया राज मुकुट का प्रतिनिधित्व करने वाला, उनकी नियुक्ति कहाँ से होगी? संसद से। किसकी? वायसराय की। और गवर्नर जनरल कहाँ नियुक्त होता था? ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा। इस तरीके से अपने हिसाब से काम करता था, इसीलिए उन्होंने खत्म किया था। आगे लिखो, प्रारंभ में रेल बजट और आम बजट, प्रारंभ में रेल बजट और आम बजट एक साथ ही प्रस्तुत किया जाता था। एक साथ ही प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन वर्ष 1921 प्रारंभ में रेल बजट और आम बजट दोनों एक साथ प्रस्तुत किया जाता था। ये लिखे हो ना। वर्ष 1921 में आकवर्थ समिति की सिफारिश के आधार पर, आकवर्थ समिति की सिफारिश के आधार पर वर्ष 1924 में यह निर्णय लिया गया कि रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया जाए। रेल बजट को आम बजट से अलग कर या अलग प्रस्तुत किया जाए। ठीक, तो रेल बजट स्टार्टिंग में पूछा जाए कि रेल बजट और आम बजट दोनों क्या थे? एक में थे। या कभी स्टेटमेंट सरकार को पूछ ले आयो कि प्रारंभ में भारत में रेल बजट और आम बजट एक साथ प्रस्तुत किए जाते थे। दूसरा पूछ ले कि आकवर्थ समिति के आधार पर ऐसा किया या कुछ और लिख दे। तो आकवर्थ समिति की रिकमेंडेशन के आधार पर कहा गया था कि इसको अलग किया जाएगा। ठीक, उसके बाद जानते हो 17 में फिर एक कर दिया गया। आगे लिखो, एक पॉइंट लिखो, यह प्रणाली 1925 से प्रारंभ हुई। यह प्रणाली 1925 से प्रारंभ हुई या की गई। ठीक, देखो कितना लिख दिए हैं। 1921 में आकवर्थ समिति ने रिकमेंड किया। ठीक, इसकी रिकमेंडेशन पर मंजूरी 1924 से मिली और प्रक्रिया चालू कब हुई? 1925 में। ये ईयर अगर मान लो कभी पूछा जाए तो। ठीक है, चलो आगे लिखो। बजट क्या लिखे हो? 19 पहली बार। ठीक, आगे लिखो अगला पॉइंट। लेकिन वर्ष 2017 में वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 1900 लेकिन वर्ष 2017 में वर्तमान सरकार द्वारा रेल बजट और आम बजट एक साथ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। एक साथ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। ठीक, वर्ष 2017 में वर्तमान सरकार द्वारा रेल बजट और आम बजट दोनों को एक साथ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया। थोड़ा सा पढ़ लेना। मान लो पूछा जाए रेल बजट आम बजट दोनों साथ में पहली बार कब स्टार्ट किए गए? तो प्रारंभ में। प्रारंभ का मतलब कितना पूछेगा तो 7 अप्रैल 1860 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। यही पूछा गया है ना उसमें, जो उसने किया था जेम्स विल्सन ने।
ठीक है। अब पूछा जाए इसको अलग कर दिया गया 2017 में ना, 17 में तो अलग हुआ है, बस ऐसे इधर उधर करके क्योंकि स्टेटमेंट द्वारा पूछा जाएगा, दोनों होगा। चलो एक साथ हाँ उसके साथ बाद में अलग किया गया था अर्थ में, उसके बाद इकट्ठा कब किया गया 2017 में। अच्छा ये पूछा जाए इकट्ठा प्रस्तुत करने वाले उस समय कौन थे? अरुण नहीं, ठीक है, इस तरीके का मिस्टेक हो तो बोलिए हो ही सकता। आगे लिखो, भारत में बजट परंपरा, भारत में बजट परंपरा की जड़ 1944 में, भारत में बजट परंपरा की जड़ वर्ष 1944 में गठित बॉम्बे प्लान, 1944 में गठित बॉम्बे प्लान से मानी जाती है, से मानी जाती है। ठीक, मतलब बजट की प्रक्रिया भारत देश में बॉम्बे प्लान में कब आया था? 1944 में, तभी से माना जाता है। ये सब पहले प्रस्तुत किए, लेकिन भारतीय दृष्टिकोण की बात आई तो कब कहा गया था? बॉम्बे। कई बार परीक्षा पूछा है कि बॉम्बे प्लान कब गठित किया गया? 1944 में। और इस बॉम्बे प्लान में कुल कितने सदस्य थे? 8। सर देसिर दलाल, उनका नाम था, क्या नाम था? सर आर देसिर दलाल, ये क्या थे इसके? बॉम्बे प्लान के सूत्रधार। और इसमें 8 लोग और थे, जैसे जॉन मथाई, जी.डी. बिरला, नरसावानजी टाटा, कई लोग बड़े बड़े उद्योगपति थे इसमें। जी.डी. बिरला थे और वो टाटा थे जमशेदपुर, जॉन मथाई हो गए, सरदार सर आर देसी दलाल हो गए, ये सब लोगों ने मिलकर बनाया था। पूछा जाए कभी कि बॉम्बे प्लान कब आया? 1944 में। बनाने वाला सूत्रधार सर आर देसी दलाल, उसके अन्य सदस्य जॉन मथाई, जी.डी. बिरला, नरसावानजी टाटा, 8 लोग थे। सबका नाम नहीं याद है, 4-5 लोग का नाम याद है, ये लोग सभी मिलकर, और इनकी रिकमेंडेशन जो थी तत्काल में खारिज कर दी गई, सिफारिश लगाया थे वहां सरकार को। चलो आगे लिखो, अगला पॉइंट। 26 नवंबर 1947 को, 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट, 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट वित्त मंत्री R.K. खलमुखम शेट्टी, स्वतंत्र भारत का पहला बजट R.K. खलमुखम शेट्टी, खलमुखम सलमुखम जो पढ़ो, सर मुखम शेट्टी ने प्रस्तुत किया। R.K. सलमुखम शेट्टी ने प्रस्तुत किया। किया क्या, कैसे? डैश करो, आगे लिखो। यह बजट 15 अगस्त 1947 से, आगे डैश करके लिख लो। यह बजट 15 अगस्त 1947 से, आगे लिख लो, 31 मार्च 1948, 31 मार्च 1948 तक की अवधि का था, तक की अवधि का था। ठीक, तो छूटने ना पाए, क्योंकि स्टेट पे से लिख लिए। कब से था? 15 अगस्त से लेके 31 मार्च 1948। इसको इसलिए बता दे रहे हैं ना, जैसे यार वाला पेपर वो नहीं पूछा नहीं था, राजा दिलीप सिंह के राज्य का हड़प 1949 में किया गया, बस समझे। दूसरी बार उन्होंने क्या पूछा? एक आध कहानी और पूछा, और पूछा था कि 25,000 मंथली क्या उनको पेंशन दे करके यहाँ से विदाई कर दी गई थी, तो पूरी कहानी पूछ लिया है। वही उसका गलत था, मान लो दोबारों का है, इसमें भी मान लो पूछ लिया जाए कि भारत देश का पहला बजट सलमुखम शेट्टी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। फिर आगे लिख दिया जाए यह बजट 26 जनवरी से लेकर इतने दिन तक का था, तो गलत नहीं हो जाएगा? डेट क्या है इसकी? 26 नवंबर 1947, ना कि 26 जनवरी है।
तो ये याद रखना, क्योंकि बन तो कुछ भी बना सकते हैं उसमें। चलो आगे लिखो, इसके आगे लगभग 7.5 महीना हुआ था। अगला पॉइंट लिखो, जॉन मथाई को वर्ष 1950 में, जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय 1950 में गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ। ठीक, ये क्लियर हुआ। देखो, स्वतंत्रता लिखो मत, गणतंत्रता, बात समझे कि नहीं? ये दोनों शब्दों का मतलब जानते हो? गणतंत्र मतलब रिपब्लिक, जो कोई भी बन सकता है, जहाँ प्रधानमंत्री। गणतंत्र के मतलब होता है सर जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर के आता है। हाँ देखो, राज्य का प्रमुख। हाँ देखो, एक लाइन में है, आपने बताया तो सही है। स्वतंत्र का मतलब हमारी आजादी, स्वतंत्रता का मतलब हुआ कि हम किसी के अधीन थे, अर्थात अपने आप में स्वतंत्र हो जाना। अपने आप का मतलब बोले मतलब पूरे भारत देश की बात है, किसी की गुलामी से अलग होना, उसे कहते हैं स्वतंत्रता। ठीक, स्वतंत्रता। उसके बाद एक है गणतंत्रता। ये गणतंत्रता का एक मतलब होता है, गण का मतलब प्रत्येक, तंत्र का मतलब प्रत्येक व्यक्ति आजाद। यहाँ तो वैसे मिला था तो डोमिनियन स्टेट, लेकिन इसका वास्तविक में एक लाइन में कहा जाएगा एक ऐसा देश, गणतंत्र का मतलब होता है एक ऐसा देश जहां का शासन प्रमुख वंशानुगत न होकर के जनता के द्वारा चुना जाता हो या जनता के द्वारा मनोनीत किया जाता हो। वंशानुगत न होकर के जनता का प्रतिनिधित्व, अर्थात जनता द्वारा अपने राजा की नियुक्ति की जाए, ऐसे स्थान को क्या कहते हैं? वंशानुगत न होकर के प्रतिनिधियों जनता के द्वारा चुना जाए, उसे क्या कहेंगे? गणतंत्र। गणतंत्र आया कहां से था? फ्रांस से। गणतंत्र का शब्द कहां से आया था? फ्रांस से। क्योंकि स्वतंत्रता गणतंत्रता में यही एक अंतर है कि यहाँ स्वतंत्र हो गए, लेकिन क्या थे? डोमिनियन थे ना, एक दूसरे का आधिपत्य। हमें आजाद किया गया था, अंत में जाते जाते पेट फंसा के चले गए थे ना लॉर्ड माउंटबेटन, कि जब तक आपका कोई संविधान न बन जाए, पाकिस्तान भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ही रह करके कार्य करेगा। और उसको ये मालूम था इतनी जल्दी संविधान यहाँ नहीं बन पाएगा, लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि यहाँ बहुत पढ़े लिखे आदमी थे। PhD करने वाले, PhD आज समय चल रहा 2024 है ना। अब देखो भीमराव अम्बेडकर का लंदन एजुकेशनल सोसाइटी से मानो PhD की घड़ी लगा दिए थे, जो डिग्री। हाँ देखो, उसके बाद जब ग्राफ्टिंग करने की बात आई थी प्रारूप की, तब उन्होंने कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, हमारे ऊपर विश्वास रखिए, भगवान ने चाहा तो हम तुम्हें ऐसा संविधान बना के दे देंगे, देखिए सारा मटेरियल हमको दे दो तो क्या क्या इंक्लूड करना है उसमें। वो संविधान बना के दिए कि आज तक कुल मिला के इतना मजबूत जड़ है कि हिलाने से भी हिलती नहीं है। अभी तुम्हारे पेपर में पूछा था भारत देश का एकल है कि संघीय है, वो याद नहीं आ रहा है? आप में प्रश्न आया था, भारत की न्यायपालिका या शासन कुछ था ऐसा, एकल है कि संघीय है? क्योंकि पूछता है कठोर है कि लचीला है, पूछता है ना। भारत का संविधान कठोर है कि लचीला? दोनों है। अगर आ गया ना सूतने पर तो बहुत मारेगा, लेकिन ऐसे उसे डाउट हो जाए कि नहीं आपसे गलती नहीं हुई है, तुम्हें बाइज्जत भरी भी कर दिया जाएगा। इसीलिए उसमें तामा लगा के लिखा गया था लचीला एवं कठोर। हाँ, लचीला है आंशिक रूप से, तो जैसे कहा जाता है भारत एकल नहीं संघीय है। आगे लिखो, इसके आगे जॉन, हाँ गणतंत्र के पहले कौन हुए? जॉन मथाई हो गए। और स्वतंत्र के कौन हुए? षणमुखम शेट्टी। एक याद करने वाली, अभी मान लो प्रश्न तुम्हारे लिए अभी आ जाए कि छठा क्या है अंतरिम छठा, या पूछा जाए छठवां अंतरिम बजट सीता निर्मला रमन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत का, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? है? हाँ, षणमुखम शेट्टी। या पूछ ले कि गणतंत्र भारत का कौन सा किया गया, तो हाँ
ये स्टेटमेंट में ऐसे ही पूछेगा इधर उधर। चलो आगे लिख लो। जान मथाई ने प्रस्तुत लिखो आगे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1958 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1958-59 का बजट पेश किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1958-59 ऐसे तो आता है ना 2023-24 58-59 का बजट पेश किया और बजट पेश करते समय उन्होंने कहा कि अब बजट 28 फरवरी को प्रस्तुत किया जाएगा, या प्रत्येक 28 फरवरी को। उन्होंने कहा कि अब बजट 28 फरवरी को प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक, ये 28 फरवरी की शुरुआत करने वाले महापुरुष पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये सब याद रखना, ठीक है। स्वतंत्र का कौन था, गणतंत्र का कौन था, ठीक, पेश किया। उनके हिसाब से विशेष था ये, जैसे मान लीजिए स्वतंत्रता की बात तो मिल जाती है, लेकिन उन्होंने 28 फरवरी डिसाइड किया था। और ये तो पूरी तरीके से कहा नहीं जा सकता, कोई विशेष कारण उसका नहीं पता है, लेकिन उन्होंने यही इतना, जहाँ तक हम लोग पढ़े हैं कि 1 मार्च से लेकर के 31 का था, तो इन्होंने कहा 1 महीना। अब कहने का मतलब था, बात समझो हमारी, 28 फरवरी होती है, 2 ही होती है, 28 से 32। तो उन्होंने जो लॉजिक लगाया था कि फरवरी का जो अंतिम दिन होगा उसी दिन प्रस्तुत करेंगे, ताकि 1 मार्च से कार्य जो है वो चल रही है बस। और इसका उन्होंने कोई व्यू विशेष नहीं दिया था, ठीक है। पेपर ऊपर चला कि जो नहीं डाले हो, मतलब नहीं डाले हो तो बाद में डाल देना, लेकिन कोशिश ये करो कि भैया तैयारी बराबर होती रहे। ज़्यादा